हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग साइंस ग्रुप का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे, मतलब तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगर आपने एक दो बल्ब ले लिया है, एक 100 वॉट का लिया है और एक आपने 150 वॉट का लिया है, फिर भी इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके लाइट का कलर नहीं, जब तक आपका वेवलेंथ नहीं बदलेगा तब तक आपका लाइट का कलर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचक में जो सहायक एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीएज। नेक्स्ट, पोटाश फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला है। आप लोग बताएं पोटाश फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो जो पोटाश फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है KAiSO4 होल ट्वाइस इंटू 12H2O। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस मिश्रण में पारा एक घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो है हमारा जिंक अमलगम। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका श्वसन किस में होता है। तो कोशिका श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये हमने साइंस की क्लास में पढ़ाया था। आप सब इसका आंसर करें कि रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है। तो वो होती है हमारे बेसोफिल में। नेक्स्ट, प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण होगा जब अपवर्तन कोण का मान होगा। पहले तो देखिए, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, क्रांतिक कोण मीन्स क्रिटिकल एंगल, और अपवर्तन कोण मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है। तो जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं उसका मतलब तब ये होता है कि लाइट हमारी दो मीडियम होते हैं, रेयरर और डेंसर, हिंदी में बोले तो सघन और विरल। तो जब लाइट हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब हमारी लाइट नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड हो जाती है। हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे को थोड़ा और बेंड किया तो हमारी लाइट और नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। फिर हम इसको थोड़ा और जब बेंड करेंगे तो हमारी रिफ्रैक्टिव रे बिल्कुल इस लाइन पे लाई करने लगती, जिसे हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंट कहते हैं, मतलब ग्रेज करते हुए जाती है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब डेंसर मीडियम का इंसिडेंट एंगल की वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बनाती है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है, सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन हेतु अपवर्तन कोण का मान होगा। अपवर्तन कोण अभी हमने बताया है आपको कि आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल क्या होना चाहिए सघन माध्यम में अपवर्तन के लिए। तो सघन माध्यम में अपवर्तन के लिए हमेशा रिफ्रैक्शन एंगल को इंसिडेंट एंगल से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो शरीर के ब्लड बैंक को हम लोग प्लीहा कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से अगर ब्लड लॉस होने लगता है तो प्लीहा क्या करता है, उसको रोकता है, बनाए रखता है, इसीलिए हम इसे ब्लड बैंक कहते हैं। किसी धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी कि कोई कंडक्टिव वायर है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, दो टर्म्स आते हैं, एक आता है प्रतिरोधक जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, और एक आता है प्रतिरोधकता जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, और जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है ये लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता बल्कि नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज होकर लंबाई पर टिक लगाते हैं, जबकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये दो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड भी करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62। पौधे या पौधे के अंगों का धरती की ओर बढ़ना कहलाता है। तो पौधे या पौधे के अंग जब धरती की ओर बढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने का गुण कहलाता है।
तो वो कहलाता है हमारा नम्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो जो यौन संचरित रोग नहीं है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तो जल का गमन होता है, तो वो इसका हमारा ऑप्शन नंबर, तो वो जल का गमन कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो अभिकेंद्री बल बताना है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब सर्कुलर पाथ है, उसमें r रेडियस का कोई एक मास है m, इस पे ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट 67, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की एसआई इकाई है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? तो कील का वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, इसका आंसर करें आप लोग, ये हमने साइंस की क्लासेस में पढ़ाया था। तो सभी अम्लों के लिए समान तत्व होता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70, कांस्य के मुख्य संगठक हैं, बताएं आप लोग, इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 70 का। तो कांस्य का मुख्य संगठक है Cu एंड Sn। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज मतलब बोन मैरो में कमी और भुरभुरेपन मतलब फ्रैगिलिटी में वृद्धि होती है? तो उस तरह के विकार को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए। निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा, कहने का ये है कि जीरो टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? तो जीरो टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम मिनिमम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने एक वाटर मतलब गैस इसमें फिल किया एक बर्तन में, और सेम गैस हमने इसमें भी फिल किया, हमने क्या किया, इसमें हीट लगा दी। हीट लगाने पे इनमें क्या होगा? बहुत तेज़ी से इनके गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना, ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। जबकि नॉर्मल पे जीरो टेम्परेचर पे इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ताप सुचालक कौन सा है? ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 4 में भी था, तो बताएं, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। कौन सा सिद्धांत ये वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है? तो वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी पार्शियली या फुली इमर्स्ड होती है किसी लिक्विड में, तो उसके थ्रू जो वहाँ से वाटर रिप्लेस होता है उसका वेट उसके ऊपर लगने वाले रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। वो किसने बताया था? तो वो बताया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वर्षा में अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा में एसिडिटी जो हम लोग मेजर करते हैं वो पीएच मीटर के द्वारा नापी जाती है। घेंगा रोग किसको प्रभावित करता है? इसका आंसर करें आप लोग, ये हमने क्लास में साइंस के बताया था। तो घेंगा रोग प्रभावित करता है थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से भी जाना जाता है? तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका मेन वर्क होता है बॉडी के ब्लड को प्योरीफाई करना, मतलब मानव रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, जीवों और उनके परिवेश के मध्य अन्योन क्रियाओं और साथ ही जीवों को एक दूसरे के साथ अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हमने साइंस की फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। इसका आंसर करिए आप लोग। तो वो कहलाता है हमारा इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सापेक्षिकता, जिसको लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं हम लोग, उसके सामान्य सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी बताया था, या स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं और हिंदी में सापेक्षिकता भी कहते हैं। उसका सिद्धांत बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
किस प्रक्रिया में सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर बताएं आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 या 2 में हमने बताया था। तो वो प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी। लिखा है 2 शर्ट एक ही तरह के कपड़े के बनिस्पत दोहरी मोटाई की बनी एक शर्ट से अधिक गर्म रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही कपड़े का एक शर्ट बनाए जिसमें हम डबल लगा दें उसमें लेयर कपड़े की, और इसे पहने कोई, और अगर कोई एक ही शर्ट को का एक ही लेयर है और उसी की दूसरी सेम शर्ट एक ही लेयर की पहन ले, तो इस टाइम हमें कोल्ड जो है, ठंड वो है थोड़ा कम लगती है इसके कंपैरिजन में, जबकि ये भी डबल लेयर हो गया और 2 शर्ट पहनने पे ये भी डबल लेयर हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये होता है कि 2 शर्ट के बीच की हवा शरीर से ताप को बाहर निकलने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन होता है, उच्च कैलोरीफिक मूल्य है, अवशिष्ट खाद्य है, ये सभी बताएं इनमें से कौन सा सही है? तो ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ ऑर्थोपोडा का सदस्य है? तारा मछली, सिल्वर मछली, सुनहरी मछली, इनमें से सभी बताएं कौन सा सही है इसमें? तो वो कहलाती है हमारी सिल्वर मछली। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो है हमारा प्लाज्मोडियम और एकवंशी का। ज्ञानांग पोटोमीटर द्वारा कौन सी शारीरिक क्रिया ज्ञात होती है? तो ज्ञानांग पोटोमीटर द्वारा हमें रसारोहण दर प्राप्त की शारीरिक क्रिया प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक कार्बनिक विलेय के रसारोहण का कार्य करता है? तो वो है हमारा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हमने साइंस की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। बताएं इसका आंसर क्या है? तो वो हमारा विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। कोशिका का सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, इसका आंसर करें आप लोग, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आहार में फलों की न्यूनतम वांछित मात्रा है, तो वो है हमारी, आंसर करें आप लोग, 110 ग्राम। क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, मतलब क्लोरोफिल का जो मेन एलिमेंट्स है वो कहलाता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक प्रतिक्रिया संभव है? तो वो है हमारी CuSO4 प्लस Fe में। आवेश की इकाई होती है, देखिए आवेश की 2 इकाई होती है, एक क्यू की जो यूनिट होती है वो कहलाती है कूलम, और एक जो होती है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू टी। I क्या होता है? करंट। T हमारा समय, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और समय की यूनिट होती है सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी एम्पियर सेकेंड हमारा सही है। बिजली द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन कहलाता है। तो बिजली द्वारा जब इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा अगर P और Q एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो हमें P और Q की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। P और Q 2 मूल हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 4 और 5 दोनों में कराएं, आप सब लोग साथ में करते रहे। जब 2 मूल होते हैं तो एक हमारा P प्लस क्यू हो जाएगा, वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस बी की जगह है P और A की जगह है 1, यानी कि P प्लस क्यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस P। इस माइनस P को इधर भेज दे और Q को इधर, तो P प्लस P इक्वल टू माइनस क्यू, यानी कि 2P की वैल्यू आ गई माइनस क्यू। दूसरा हमारा क्या होता है? P इंटू क्यू, वो किसके बराबर होता है? C बाई ए के। C हमारा क्या है? Q, और A हमारा है 1, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो P की वैल्यू क्या मिल गई? 1। अब यहाँ पर P की वैल्यू 1 सिर्फ इसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लेकिन फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2P इज इक्वल टू माइनस क्यू है, देन हमारी P की वैल्यू 1 आई है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस क्यू, देन Q इक्वल टू क्या आ गया? -2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला कह रहे हैं किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:3 है, तो त्रिभुज के महत्तम कोण का मान वृत्तीय परिमाप से है। महत्तम कोण मतलब हाईएस्ट एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल की ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या दे दिया? तीनों एंगल का रेशियो 2:5:3, यानी कि अगर हम इसे लिखे तो 2x प्लस 5x प्लस 3x किसके बराबर है? 180 के।
तो यहाँ 257 प्लस 3 10x, 10x हो गया 180 के बराबर, देन x हो गया 18 के बराबर। अब मैक्सिमम एंगल किस में बनाएगी, जाहिर सी बात है 5x पे, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 18 निकाला, 18 5 जा 90 डिग्री यानी कि π/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा π/2 डिग्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य जिनके भार उन्हीं संख्याओं के बराबर हैं वो क्या होंगे। तो पहली n प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है, यानी कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 n, और अगर हम भारित की बात करें भार की, तो 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, इसी तरह n का n होता है। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं तो उनका भारित समांतर माध्य होता है समेशन wi इंटू xi अपॉन wi। इसका मतलब समेशन w1 इंटू x1 प्लस w2, समेशन नहीं लगेगा क्योंकि अब हमने ओपन कर दिया, प्लस डॉट 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 प्लस wn xn अपॉन wi है तो w1 प्लस w2 प्लस डॉट 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 प्लस wn। वैल्यू रख दे, w1 1 है, x1 1 है, यानी कि 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, इसी तरह हमारा प्लस n का स्क्वायर और अपॉन में नीचे 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n। और इस सीरीज का जो योग होता है वो होता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 n स्क्वायर सीरीज का योग, और n का योग अपॉन में आता है हमारा 6, और n सीरीज का योग जो होता है वो होता है हमारा n माइनस 1 अपॉन में 2, n से n कट गया, सॉरी n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, और ये 2 3 6 बचा क्या 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, अगर साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो टैन थीटा का मान बताना है। तो हम लोग पहले जाने कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको ये बी ले ए ले लिया, ये बी ये सी, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल की हमें किसी एक साइड की वैल्यू नहीं पता होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें पता नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि ये ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। हमें निकालना है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इधर कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा ए टू द पावर 4 प्लस, सॉरी इसको अब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से पहले हम इसे जब ब्रेक करेंगे प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सॉरी हाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए टू द पावर 4 है ये, तो प्लस ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 2ab। अब टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें पहले से ही पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस क्या है ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 2ab। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।